डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के फोर्थ लेक्चर में हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, कि जिस प्रकार कृष्णिका विकिरण को समझाने के लिए ये जरूरी है कि एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसी प्रकार ठोस की ऊष्माधारिता को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसमें उपस्थित परमाणुओं के वाइब्रेशन किस प्रकार ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। यानी इस ठोस पदार्थ की ऊष्माधारिता के अध्ययन में हम ऊर्जा के क्वांटीकरण को समझ सकते हैं। यदि क्लासिकल मैकेनिक्स की अवधारणा मान्य है या सही है, तो ठोस पदार्थ का कोई एक परमाणु जो एक ही दिशा में दोलन करता हो, उसकी औसत कंपन ऊर्जा kT के बराबर ली जाती है, जहाँ के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। n परमाणुओं का एक समूह जो त्रिविम में दोलन करता है, और औसत कंपन ऊर्जा E का मान इस तरह से होगा, E इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग E इक्वल टू 3n kT के बराबर, तथा मोलर कंपन ऊर्जा का मान E इक्वल टू 3na kT के बराबर होगा, जहाँ Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर है। क्योंकि गैस कांस्टेंट R इक्वल टू NaK के बराबर है, अतः E इक्वल टू क्या मान क्या हो जाएगा, 3RT के बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी CV का मान क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन दी या एनर्जी विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 3R। इस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार किसी ठोस पदार्थ की ऊष्माधारिता ताप पर इंडिपेंडेंट है। यह रिजल्ट ड्यूलॉग और पेटिट का नियम कहलाता है, जो कि इनके द्वारा किए गए विभिन्न सॉलिड्स के एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर बेस है। अब किसी आइंस्टीन ने निम्न ताप पर यानी लो टेम्परेचर पर ड्यूलॉग तथा पेटिट के नियम के एक्सपेरिमेंट पर मतलब वो एक्सपेरिमेंट करने पर यह पाया कि लो टेम्परेचर पर उपरोक्त नियम में काफ़ी डेविएशन पाया जाता है। लगभग सभी धातुओं की मोलर हीट कैपेसिटी निम्न ताप पर 3R से कम होती है। जब T इक्वल टू 0 तो CV का मान भी शून्य की तरफ अग्रसर होता है। इसको समझने के लिए आइंस्टीन ने कुछ सुझाव दिया कि किसी ठोस में उपस्थित प्रत्येक परमाणु ऊर्जा ग्रहण कर अपनी साम्य अवस्था के सापेक्ष एक निश्चित आवर्ती म्यू से दोलन करता है, तथा प्लांक की परिकल्पना के अनुसार इस प्रकार के किसी भी दोलन की ऊर्जा का मान NH न्यू होगा, जहाँ H प्लांक कांस्टेंट है, N एक इंटीजर वैल्यू है। तो आइंस्टीन के अनुसार किसी धातु की मोलर कंपन ऊर्जा का मान हम समीकरण 5 के अनुसार दे सकते हैं। U इक्वल टू 3na h न्यू विदन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन KT अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन KT के बराबर होगा, जिसकी तुलना हम क्या करते हैं, पहले हमें जैसे प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, प्लांक कांस्टेंट, उससे की जा सकती है। इस समीकरण का ताप T के साथ अवकलन कर किसी धातु की ऊष्माधारिता इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। CV इक्वल टू DU अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V इक्वल टू 3R H न्यू अपॉन KT स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल माइनस H न्यू अपॉन KT अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल H न्यू KT स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि एट हायर टेम्परेचर, ही हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अब जहाँ हायर टेम्परेचर पर जहाँ KT का मान क्या हो, ग्रेटर देन H न्यू हो, तो समीकरण का है इसमें 6 में इसकी जो राइट हैंड जो है साइड का जो अपना है एक्सप्रेशन, उसको अगर हम एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का अगर हम उसका विस्तार करके लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, CV इक्वल टू 3R H न्यू अपॉन KT स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस H न्यू अपॉन KT प्लस so on and 1 minus 1 plus h न्यू अपॉन KT so on स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये बहुत इसका वैल्यू जो है बहुत कम होती है, इसको हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। देन वी गेट CV इक्वल टू 3R इक्वेशन नंबर 7। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये दिस रिजल्ट्स आर सिमिलर टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अतिरिक्त लो टेम्परेचर पर E इक्वल टू क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन KT का मान 0, या अतः आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊष्माधारिता समीकरण जो 6 है ये दिखाती है कि जब टेम्परेचर क्या होता है
डिक्रीज़ होता है तो CV का मान भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इसको हम इसकी जो फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है हम इस एक्सपेरिमेंट से समझा सकते हैं कि प्लांक की गणना में निम्न ताप पर केवल कुछ ही दोलकों की पर्याप्त ऊर्जा संभव होती है जो इनको दोलन के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, परंतु हायर टेम्परेचर पर इन दोलनों को सक्रिय करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो जिसके कारण सभी जो है दोलनों का योगदान क्या होगा, संभव होगा। इस कारण ऊष्माधारिता का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या हो जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू की बराबर हो जाता है। और डिफरेंट टेम्परेचर पर आइंस्टीन समीकरण के अनुसार कैलकुलेटेड CV के मानों में अगर हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ये जो फिगर है इस तरह से जो आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग एक क्या होता है, कर्व मिलता है, जिसकी तुलना हम दूसरे मेथड से प्राप्त कर्व से भी हम करते हैं। तो इस वक्र इस जो कर्व की सामान्य आकृति तो ठीक है, परंतु जो इसकी जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, वो प्रैक्टिकल वैल्यू से काफ़ी क्या होती है, डेविएट होती है, विचलन पाया जाता है। इसका मुख्य कारण आइंस्टीन की उस परिकल्पना को माना है जिसके अनुसार एक ठोस में उपस्थित सभी दोलक ऊर्जा ग्रहण कर एक ही आवर्ती न्यू से दोलन करते हैं। वास्तव में सभी दोलन आवर्ती के एक परिसर में दोलन करते हैं जिसका मान सभी दोलकों की आवर्तियों का औसत लेकर ज्ञात किया जाता है। और इस तरह से डेबाई ने भी इसको इसका रिजल्ट दिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू के काफ़ी सिमिलर है। इस प्रकार आइंस्टीन द्वारा दिए गए सूत्र से ठोसों की यानी सॉलिड्स की जो कैलकुलेटेड हीट कैपेसिटी का मान है वो क्या प्रूव करता है कि उसका उसमें गुणों पर आधारित है, यानी ये ऊर्जा के क्वांटीकरण के आधार को और अधिक वेरीफाई करते हैं, पुष्ट करते हैं। इट मीन्स ये मानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें पढ़ेंगे बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको सबसे पहले नील बोर ने 1913 में हाइड्रोजन परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो न केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करता है बल्कि परमाणु संरचना की आधुनिक परिकल्पना की भी संपूर्ण व्याख्या करता है, जिसका सिद्धांत प्राचीन भौतिकी के कुछ तथ्यों तथा नवीन प्रतिपादित प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के तथ्यों पर आधारित था। तो ये जो पोस्टुलेट बोर्ड ने मेन पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए थे जिसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड न्यूक्लियस एट पर्टिकुलर सर्कुलेटरी पाथ, कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर क्या वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है विच इज़ नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकेंड इज कि घूमते समय इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशंस के कारण ऊर्जा में कोई भी लॉस नहीं होता है। यदि वह हाई एनर्जी लेवल पर चला जाए तो ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा, यदि लो एनर्जी लेवल पर चला जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। तो अवशोषण तथा उत्सर्जन ऊर्जा का मान डेल्टा ई दोनों कोश की या दोनों ऑर्बिट की ऊर्जा के अंतर के बराबर है। डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। और थर्ड पोस्टुलेट इज ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कंटिन्यूस नहीं होकर एक ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। इन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा विच इज़ नॉन एज क्वांटा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू हम जानते हैं एच न्यू के बराबर है, एच का मान C अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स कार्य करते हैं। फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, न्यूक्लियस ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल। दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक से क्या करता है, दूर करता है। यानी दोनों बल क्या होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक फोर्स ऑफ रिपल्शन, अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक वर्ताकार कक्ष में चक्कर काटता है, यानी इलेक्ट्रॉन रोटेट इन दी सर्कुलेटरी पाथ। एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं के चक्कर लगाता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्णांक गुणक हो। उस कक्ष में ही केवल क्या करता है, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी MVR = NH/2π, where N = 1 2 3 4 so on। एंड इस तरह से बोर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल सकते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं हम
कि R इक्वल टू क्या है 0.529 इंटू 10⁻8 n स्क्वायर अपॉन जेड। इसी तरह हम वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth सेल ऑफ बोर v इक्वल टू क्या होगा 2.186 इंटू 10⁻8 जेड अपॉन n सेंटीमीटर इनवर्स। और एनर्जी का मान इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2π² me4 जेड स्क्वायर n स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो -13.6 आता है अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरह से हम किसी हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल सकते हैं, उसकी रेडियस का मान निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का मान निकाल सकते हैं, और एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम हम जानते हैं उसका n का मान क्या है 1, और जेड का मान भी क्या है 1। तो रेडियस क्या हो जाएगी r इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी किसके बराबर होगी 2.186 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर इनवर्स। और एनर्जी क्या होगा, जेड का मान 1 और n का मान 1 रखने पर कितना रह जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम किसी भी मतलब उसके लिए निकाल सकते हैं, उसका क्या निकाल सकते हैं, मतलब वो उसका रेडियस का मान निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी का मान हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जेड और n का मान रेस्पेक्टिव जिसके लिए पूछा गया उसका रेस्पेक्ट हम रख के हीलियम एटम के लिए या अनदर कोई भी हम इसका अगर आपको पास न्यूमेरिकल कोई आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें ना वैल्यू रख के हम रेडियस, वेलोसिटी और क्या एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। 6th point is stationary state have definite energy which is known as energy level। नाभिक से दूरी पड़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है और अनंत पर ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। These all are the postulate of the Bohr model। और इस लेक्चर को आप कॉलेज की यूट्यूब CCE राज JDB GCSE पर कोटा पर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस लेक्चर को आप सुन सकते हैं। थैंक यू।